किसी भी देश की सैन्य ताकत का प्रतीक होते हैं। आमतौर पर ये दुश्मन के तटों के पास खड़े होकर उनके लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं, लेकिन पनडुब्बी का उद्देश्य समुद्र के नीचे छिपकर दुश्मन की निगरानी करना है और आवश्यकता पड़ने पर उन पर हमला भी करना है। भारत के सामरिक हितों की सुरक्षा में हमारी नौसेना पनडुब्बियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत के पास 17 पनडुब्बियां हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय है 2016 में कमीशन हुई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत की निर्माण लागत 4000 करोड़ रुपए की है, लेकिन परियोजना की कुल लागत 90,000 करोड़ रुपए है। यह भारत की अब तक की सबसे महंगी रक्षा परियोजना है। इस वीडियो में हम आईएनएस अरिहंत की प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि भारत ने इस परियोजना पर भारी रकम क्यों खर्च की है। अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने सोवियत संघ, फ्रांस और जर्मनी से कई पनडुब्बियों को अपने नौसेना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से खरीदा है, लेकिन ये सभी पारंपरिक डीजल पनडुब्बी थी। भारत के लिए परमाणु पनडुब्बियों का महत्व 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ स्पष्ट हो गया था। जब भारत और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रमों के आधार पर युद्ध में गए तो चीन और अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिमी शक्तियां पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, मगर जरा सी भी आंच न आई। पाकिस्तान जो युद्ध हार चुका था, भारत की बढ़त को रोकने के लिए अमेरिकी मदद का अनुरोध कर रहा था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत के लिए खतरे के रूप में बंगाल की खाड़ी के लिए यूएसएस एंटरप्राइजेस के नेतृत्व में 7वीं फ्लीट भेजी। क्या उनके ईंट से ईंट बजाना हम नहीं जानते? सोवियत संघ यह महसूस करते हुए भारत की सहायता के लिए आगे आया, अतः 11 बन गया। उन्होंने अपनी एंटी शिप मिसाइलों से लैस एक परमाणु पनडुब्बी को बंगाल के तट पर भेज दिया और अमेरिकी नौसेना को बढ़त से रोक दिया। सोवियत रक्षा में परमाणु शक्ति के उपयोग ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय नेतृत्व को प्रभावित किया। युद्ध के बाद भारत ने परमाणु हथियार और परमाणु पनडुब्बी हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। दरअसल वह तो उल्टी गंगा बहाने के काम के जैसा था। फिर 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के साथ भारत एक परमाणु शक्ति बन गया। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों का विकास शुरू किया, लेकिन पनडुब्बी में फिट करने के लिए परमाणु रिएक्टर को सरल बनाना बेहद जटिल था। इसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों को रिएक्टर को डिजाइन करने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। 83 मेगावाट परमाणु रिएक्टर का प्रोटोटाइप तब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने रूस के परमाणु डिजाइन ब्यूरो की मदद से विकसित किया था। आगे के परीक्षणों के बाद इस डिजाइन के रिएक्टर अरिहंत के साथ स्थापित किए गए। हालांकि अरिहंत का डिजाइन रूस के अकुला क्लास 2 पर आधारित था। इसे स्थानीय स्तर पर संशोधित और निर्मित किया गया है। निजी कंपनियां L&T और टाटा पावर अरिहंत के कई प्रमुख घटकों के विकास में भागीदार हैं। अरिहंत का निर्माण 2009 में पूरा हो गया था, लेकिन कठोर परिश्रम के बाद 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना के पास आज 14 डीजल संचालित पारंपरिक पनडुब्बियां और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनमें से हमारी पारंपरिक पनडुब्बियां 3 वर्गों में हैं: सिंधुघोष, शिशुमार और कैलवरी। इन पनडुब्बियों के पास समुद्र के नीचे जलमग्न होने का सीमित समय होता है, क्योंकि उन्हें बैटरी रिचार्ज करने के लिए समुद्र तट पर आना पड़ता है। एक बार जब वे समुद्र की सतह पर पहुंच जाते हैं तो वे उन्हें दुश्मन द्वारा सीधे या जासूसी उपग्रहों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की गोपनीयता खो जाती है। लेकिन एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आए बिना ही 25 साल तक काम कर सकती है। परमाणु पनडुब्बी को केवल नाविकों की शिफ्ट के लिए और उन्हें अपनी जरूरत का भोजन जमा करने के लिए ही किनारे पर आना पड़ता है। वे दुश्मन को जाने बिना ही लगातार 3 महीने तक अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आईएनएस चक्र और आईएनएस अरिहंत ऐसे 2 परमाणु पनडुब्बी हैं जो भारतीय नौसेना की सेवा में हैं। इसके अलावा अरिहंत क्लास का अरिघाट का निर्माण पूरा हो चुका है और अन्य 2 निर्माणाधीन हैं। 111 मीटर की लंबाई के साथ 11 मीटर की चौड़ाई, 15 मीटर की ऊंचाई और 6000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ आईएनएस अरिहंत प्रति घंटे 44 किलोमीटर की गति तक पहुंच सकता है। अरिहंत के आगमन के साथ भारत का परमाणु परीक्षण पूरा हुआ।
भारत के पास पहली बार परमाणु हथियारों का उपयोग न करने और केवल आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने की घोषित नीति है। लेकिन इस नीति को भारत और उसके परमाणु हथियारों की कमजोरी के रूप में देखा जाता है और भारत को अपने परमाणु हथियारों से मुक्त करना स्वाभाविक हो सकता है। यह संदेश देना अनिवार्य है कि दुश्मन राष्ट्र इस तरह के अत्याचार में परिपक्व हो जाते हैं, उनके हमले की एक उचित प्रतिक्रिया किसी भी मामले में आगामी होगी। यहाँ तक कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों को जमीन पर दुश्मन के अचानक हमले से नष्ट कर दिया जाए तो उनके लिए समुद्र के नीचे परमाणु पनडुब्बी को निशाना बनाना आसान नहीं होगा। अरिहंत के सटीक स्थान को निर्धारित करना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है क्योंकि यह लगातार यात्रा में है। ऐसी स्थिति में दुश्मन पर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। अरिहंत का मुख्य हथियार वर्तमान में सागरिका पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। हालांकि 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइल विकास के अंतिम चरण में है। इसके अलावा DRDO 500 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर की रेंज के साथ क्रमशः K5 K6 मिसाइल विकसित कर रहा है। इन सभी मिसाइलों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन प्रभावी रक्षा के लिए कम से कम 4 परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियों की आवश्यकता होती है। 2 अपग्रेडेड या मरम्मत की प्रक्रिया में हैं, लेकिन अन्य 2 हमेशा गश्त और बैकअप के लिए उपलब्ध हैं। सभी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के शिपयार्ड द्वारा विशाखापट्टनम में निर्मित की जाती है। भारत की योजना बंगाल की खाड़ी में सभी कमीशन की गई पनडुब्बियों को तैनात करने की है। यह न केवल भारत के पारंपरिक शत्रु को प्रभावी रूप से लक्षित करेगा, बल्कि यदि आवश्यक हो तो मलक्का के सामरिक जल डमरू मध्य पर प्रतिबंध भी लगाएगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम के पास रामपिली में एक भारतीय पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे भूमिगत कक्षों में पनडुब्बी जासूसी उपग्रह के लिए किसी भी दुर्घटना की निगरानी या नष्ट करना आसान नहीं है। भारत आज अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण की तैयारी कर रहा है। इन पनडुब्बियों के चालू होने से जो मौजूदा परमाणु पनडुब्बियों के आकार और शक्ति से दोगुनी है, भारत का परमाणु परीक्षण और भी मजबूत होगा। इस परियोजना को भारी लागत पर लागू करने के पीछे भारत के स्पष्ट उद्देश्य हैं। भारत को न केवल स्थानीय रूप से इन पनडुब्बियों का निर्माण करना है, बल्कि उनका रखरखाव तथा दुश्मन के चालों पर प्रभावी तैनाती भी सुनिश्चित करना है। परियोजना की सभी गतिविधियां बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है। भारत के संदेश से स्पष्ट है कि अब से कोई भारत को गाजर मूली मत समझना।